अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल हमज़ा ऑफिशियल में। और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जिसका टॉपिक स्कॉलरशिप होगा। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊँगा एहसास स्कॉलरशिप के रिलेटेड कि ये स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हैं, कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना एक कन्फ्यूजन सी स्टूडेंट्स के ना माइंड में होती है इसको लेकर, स्कॉलरशिप को, कि हम कब अप्लाई करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो मेरी ये वीडियो, क्योंकि ये भी कुछ ही दिनों में ये अनाउंस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो ये अनाउंस हो जाएगी एहसास स्कॉलरशिप, आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि इनिशियली आपके पास होने चाहिए, ठीक है। मैं उन डॉक्यूमेंट्स पे बात करूँगा इस वीडियो में। मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बताऊँगा पूरा। मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ HEC ने लिस्ट की हुई हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। इस स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि आपको मैंने पहले बताया, हम वो देख रहे होंगे। अगर मैं आपसे इसके फाइनेंशियल बेनिफिट यानी स्कॉलरशिप की अमाउंट की बात करूं, तो वो आपको मिलेगी 40,000 आपको दिया जाएगा आपकी एज अ स्कॉलरशिप, ठीक है। और जो आपकी ट्यूशन फ़ी है यूनिवर्सिटी की, ठीक है, वो जो ट्यूशन फ़ी है वो आपको एनुअली दी जाएगी। मतलब ये कि 40,000 एक साल का आपको एक 40,000 दिया जाएगा, प्लस आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी होगी वो आपको दी जाएगी, ठीक है, एक साल की, मतलब 2 सेमेस्टर्स की, ठीक है। तो ये होगा। अगर मैं अब आपको यहाँ से थोड़ा सा इसको दिखाऊं कि ये डॉक्यूमेंट्स की हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पे असल में इनकी वेबसाइट में वो वेबसाइट बंद हुई है, तो ऑनलाइन पोर्टल तो भी बाद में ही ओपन होगा। तो मैं यहाँ से ना आपको पहले यूनिवर्सिटीज़ का बता देता हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक जो है ना वो माइंड में बात रखें कि जो भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं ना सारी, वो सारी की सारी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर सिंध सेक्टर पे बात की जाए तो उसमें ये दाऊद और ये सारी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और ये सारी जो है ना ये एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर पंजाब सेक्टर पे बात की जाए तो GCU लाहौर की ये जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ये भी एलिजिबल है, ठीक है। तो UET टेक्सला, गुजरात, लाहौर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, BZU, ठीक है। तो ये इस्लामाबाद में भी ये यूनिवर्सिटीज़, खैबर KPK की अगर बात की जाए तो UET यूनिवर्सिटी पेशावर, हरीपुर, ठीक है, गोमल यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान, गिलगित में, और ये कश्मीर, ठीक है। तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ सारी की सारी इसमें क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, आप अपनी यूनिवर्सिटी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सवाल जो कि बहुत स्टूडेंट्स जो है ना जिसमें कंफ्यूज होते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए हमने अप्लाई कब करना है। देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफ़ाइन होता है HEC की तरफ से। जो लास्ट टाइम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफ़ाइन हुआ था उसके अंदर सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो थे 4 सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में या 6, 7, 8 वो अप्लाई नहीं थे कर सकते, ठीक है। तो एक तो बात आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि आप सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे। अगर कोई पॉलिसी, कोई रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस आती भी हैं, ठीक है, तो वो सेकंड से आगे आएंगे, यानी सेकंड सेमेस्टर में होना आपका मस्ट है, आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये है भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, BS वालों के लिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम के लिए, जितने भी BS प्रोग्राम हैं, ठीक है। और एक आपको चीज़ इसमें और बताऊं कि आपके जो FSC जो बैकग्राउंड है वो आपका FSC हो, ठीक है, या कोई भी किसी भी फील्ड से हो,
ठीक है, उसमें आपके मार्क्स जो है ना वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसमें एक और पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो मतलब सेकंड सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपका CGPA जो है वो 2 से अबव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हों, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, तो मैं आपको कंप्लीट इसमें गाइड करूंगा। देखें, कॉपी ऑफ एप्लीकेंट सबसे पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। ये आपको देखने में तो सिर्फ 8 लग रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर बहुत डिटेल है। इनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने मतलब अभी आप अगर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो तब जाके ये जो है ना आपके बनेंगे। कॉपी ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, CNSE बे फॉर्म, मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका CNSE बना हुआ है तो वो CNSE अपना कॉपी प्रोवाइड करेगा, और अगर नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म देगा, ठीक है। कॉपी ऑफ CNSE फादर मदर या कोई भी आपका गार्डियन है, ठीक है, उसकी आपने देनी है, ठीक है। अच्छा, सैलरी स्लिप, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी के हवाले से एक और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे जिनके फादर की जो इनकम है ना वो 40,000 से कम हो, या 40,000 हो या 40,000 से कम हो, यानी 41,000 जो है ना वो आपकी इनकम अगर किसी की हुई तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाँ, वो अगर आपको कोई बिज़नेस भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे अगर किसी के फादर काम कर रहे हैं तो वो एलिजिबल है, नहीं। आपका कोई भी बिज़नेस है, कोई भी शॉप है, उससे जो आउटकम है अगर वो 40,000 से कम है या 40,000 है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब उसके ये तो आपने सैलरी स्लिप लाजमी साथ लगानी है, ठीक है। सैलरी स्लिप जो गवर्नमेंट सेक्टर पे होंगे, ठीक है, उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप लगानी है, ठीक है, किसी भी सेक्टर में हो, आर्मी में हो, किसी भी जगह पे हो, ठीक है, उन्होंने सैलरी स्लिप लगानी है। और अगर कोई बिज़नेस है किसी का, ठीक है, तो उन्होंने अपनी मंथली जो है ना वो जो उनकी इनकम है उसकी उन्होंने डिटेल उनके साथ शेयर करनी है, ठीक है। कोई बिल वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ आप इसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपने घर के जो बिल है ना वो इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो, टेलीफोन हो, वाटर हो, वो आपने लाजमी जमा करवाने हैं, ठीक है, लास्ट 6 मंथ। अब बिजली के तो होंगे, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो घर हैं अब उनमें बिजली तो है, इसी को देहात में भी, को गाँव के इलाके से भी है, तो बिजली तो होगी, ठीक है। तो जो जो बिल आपके पास अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी सिटी में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, गैस, टेलीफोन और वाटर, इन सब के बिल होंगे, ठीक है। तो ये आपने लास्ट 6 मंथ के बिल जो है ना वो कलेक्ट करने हैं। अगर आपको नहीं वो बिल मिलते, ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ पर अगर आप लिखें, मैं अब यहाँ पे कोई भी आप अपना बिल उठा लें, ठीक है, कोई भी, और जो इस महीने का या कोई भी बिल पड़ा उसके ऊपर रेफरेंस नंबर आपके पास आ रहा होगा। ये वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रही, ये वेबसाइट ओपन हुई, रेफरेंस नंबर आपके पास आ रहा होगा। आप अपना बिल यहाँ से चेक कर सकते हैं। बिल इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ से आप अपने देखें, यहाँ से अगर आप आएँ तो आप अपना जो है ना ये यहाँ से आप अपना जो है ना वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे देंगे तो आपको जो है ना वो बिल्स की सारी डिटेल आपको दे देंगे। तो यहाँ से भी आप वो चीज़ क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कंज्यूमर नंबर आपने बेसिकली यहाँ पर अपना देना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद अगर तो आप किसी रेंट के हाउस में रह रहे हैं तो उसका आपने एग्रीमेंट उनके साथ शेयर करना है, उसकी कॉपी शेयर करनी है एग्रीमेंट की, ठीक है, कि कितना उसका आप मंथली पे कर रहे हैं और बाकी सारी। उसके बाद अगर आपका कोई बहन या भाई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर हो, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी में भी पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी फ़ीस स्लिप आपने लाजमी शेयर करनी है इनके साथ, लास्ट फ़ीस स्लिप, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल बिल, एक्सपेंडिचर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये रिलेटेड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सुनना है। बाद में एट द एंड ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये डॉक्यूमेंट। अभी आप कलेक्ट करेंगे तो आप एट द एंड इसमें अप्लाई करने के लिए
एलिजिबल होंगे और टाइमली आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, मेडिकल बिल्स ये है कि आपका मेडिकली जो है ना वो ख़र्चा कितना होता है, ठीक है, साल का एनुअली आपने बताना है कि वो ख़र्चा कितना होता है, ठीक है, या मंथली उनसे आपसे पूछा हो तो वो आपने मंथली बताना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल फ़ोन का यहाँ पर मैं टेलीफोन का ये भी आपने यहाँ पर देना है। ये अगेन मैं बता दूँ, ये पॉइंट मैंने आई थिंक जो मतलब आपका लोड वगैरह पे ख़र्चा है वो आपने सारा बताना है। उसके बाद आपने किचन का भी ख़र्चा अपना बताना है, ठीक है, कि किचन पे आपका मंथली कितना ख़र्चा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देनी हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी डॉक्यूमेंट्स में आपने लाजमी देनी है कि आपने बताना है कि आपका जो घर है, ठीक है, अगर तो वो आपका अपना है, ठीक है, तो आपने उसकी वो मेजरमेंट्स भी बतानी है, ठीक है, वो भी आपने मेजर करनी है और सारी बतानी है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर एक उन्होंने चीज़ मेंशन की हुई है ये हाउस के बारे में, एक ये है, ठीक है, और एक ये वाला हाउस है, ठीक है। अब इसमें वो ये कह रहा है कि विच वाज वॉल्स एंड रूफ मेड ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, मतलब अगर इस मटेरियल की बनी हुई हैं, उसकी वॉल्स और कंक्रीट की बनी हुई है, सीमेंट की बनी हुई है, तो इसमें इसका आपने फिर जो है ना मेजरमेंट उनको बतानी है, उनके साथ शेयर करनी है। अगर आपका घर जो है ना, यहाँ पर अब ये वर्ड कुचा, ठीक है, द वॉल्स एंड रूफ ऑफ विच आर मेड ऑफ मटेरियल अदर देन दोज मेंशन्ड अबव सच एज, ठीक है, मड, गिलास, रीड्स, मतलब ये, ठीक है। तो ये आपने चीज़ लाजमी इनकी मेजरमेंट आपने एप्लीकेशन में लाजमी शेयर करनी है, ठीक है। ये आपको एक फील्ड दी जाएगी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, आपका एक फ़ोटोग्राफ साइज़ में जो है ना वो एक आपकी पासपोर्ट साइज़ में एक पिक्चर चाहिए होगी। अब सवाल पैदा होता है इसके प्रोसेस का, ठीक है। इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, और अब वो सेकंड सेमेस्टर में आया है, वो साथ स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गया है, उसकी जो फर्स्ट स्कॉलरशिप होगी उसके अंदर उसे पूरी की पूरी एडमिशन फ़ीस दी जाएगी, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल की फैसिलिटी यूज़ कर रहा है, मतलब कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और वो उसका घर बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, तो वो उसको लाजिम बात है यूनिवर्सिटी वाले हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो जिस हॉस्टल में वो रह रहा है और उसका जितना एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो भी ये साथ स्कॉलरशिप वाले आपको जो है ना वो फ़ंड करेंगे, ठीक है, जितना भी उसका होगा। और जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आके अप्लाई करेंगे उनकी जो फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। रीज़न क्यों ज़्यादा होती है, उसमें एडमिशन फ़ीस आपकी इंक्लूड होती है जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो आपको फ़ंड की जाती है, 40,000 आपको दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप कोई हॉस्टल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसकी आपको जो है ना वो दी जाती है, तो वो आपकी राउंड अबाउट 1 लाख प्लस बन जाती है। ये गवर्नमेंट सेक्टर पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लाहौर की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी देखें जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो वो फिर आपकी 180 190 तक भी चली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको अब जब आप अप्लाई कर लेंगे इसके लिए, ठीक है, तो आपको 2 से 3 माह जो है ना वो वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी के जो फाइनेंशियल एड ऑफिस हैं आपको एक मेल आएगी, जो आपने ये फॉर्म दिया है, ये वाला फॉर्म, ये बेसिकली मेरा फॉर्म है, इसके अंदर सारी डिटेल है, मैं अब ओपन तो नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी की सारी डिटेल है जो कि ये फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ शो तो नहीं कर सकता लेकिन मैं आपको डिटेल सारी बता रहा हूँ। तो फाइनेंशियल एड ऑफिस वाले आपको बुलाएंगे, ठीक है, तो वहाँ जाके आपने अपनी ये जो प्रिंट करा के जितनी भी आपने दी हुई है डिटेल यहाँ पे, ये आपने वेरीफाई करनी है। बेसिकली यहाँ पर वहाँ पर वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की कराने के बाद अब इसमें एक और बहुत पॉइंट आता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना उनके पास बेसिकली उन्हें सीट्स एलोकेट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, ठीक है, ये जिस तरह नंबल है, ठीक है, इसको आप कहा जाएगा कि 40 सीट्स हैं आपके पास, तो उस हिसाब से मेरिट बनता है, ठीक है, उस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आपको सीट मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली। और इसमें फिर आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के हवाले से भी स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं, लेकिन इसमें इंटरव्यू में जो आपसे सवाल किया जाता है, ठीक है, वो सवाल ऐसा होता है कि जो आपने इस फॉर्म के अंदर डिटेल अपनी दी है वो आपसे पूछी जाती है कि आपके बहन भाई क्या करते हैं, ठीक है, आपके फादर क्या करते हैं,
आपकी मदर क्या करती हैं, ठीक है, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, तो बाकी सारी डिटेल। तो वहाँ पे जो फाइनल स्टेज होती है वो आपका इंटरव्यू होता है, और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं, और वो इंटरव्यू लेने के बाद आपका जो है ना वो डाटा शिफ्ट कर देते हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मेल्स आई हुई थी इसके अकॉर्डिंग कि सर हमें इसमें आप गाइड करें, ठीक है, सारी की सारी डिटेल बताएं। तो ये सारी की सारी डिटेल थी, ठीक है, इसमें मैंने हर एक पॉइंट को क्लियरली आपके साथ शेयर किया है, और ये वो पॉइंट्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी, पता लाजमी होना चाहिए एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप सारे तैयार कर लें। और इसमें एक एफिडेविट की बात यहाँ पर की गई है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है ना, जब आप रिकमेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो आपसे एक जो है ना एफिडेविट लिया जाता है। वो बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपकी जो है ना एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं, और उस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक फॉर्म साइन करवाया जाता है जिसमें ये मेंशन होता है कि 70% से आपकी अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए, आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। और किसी भी स्टेज पे अगर आपकी ये स्कॉलरशिप में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपने फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं, तो वो आपसे सारी की सारी जितनी भी आपने स्कॉलरशिप ली होगी वो आपसे सारी की सारी रीफ़ंड कर ली जाएगी। तो ये बेसिकली एग्रीमेंट होते हैं जो कि आपसे स्कॉलरशिप रिकमेंड होने के बाद लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी जब ओपन होगी रजिस्ट्रेशन तो एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो एमरजेंसी पे बनाई गई है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने काफ़ी लोगों का अप्लाई करवाया भी है, तो इसलिए मुझे इसकी सारी डिटेल पता है। तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जो ये वीडियो कंप्लीट देखेगा तो 100% गारंटी है कि उसको उसके सारे के सारे इसके हवाले से जो भी माइंड में कन्फ्यूजन वगैरह है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।